हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर लेक्चर शुरू हो रहा है। अभी तक हमारे चैनल पर आइसोमेरिज्म तक, जैसे नोमेनक्लेचर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रेजोनेंस, आइसोमेरिज्म, एरोमेटिसिटी, इस तरह का कंसेप्ट हम बता चुके हैं। इनफैक्ट ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और आपको बताए भी थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये दो पार्ट में होता है, जीओसी फर्स्ट एंड जीओसी सेकंड। देखिए, जो फर्स्ट पार्ट में है उसमें रिएक्शंस को नहीं रखा गया है, और जो सेकंड पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो रिएक्शन वाला पार्ट है जिसमें हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म उसको बोलते हैं। तो आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट को पूरा करने के बाद जो मेरा लास्ट सेशन था वो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर को लेकर के था, उसको हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। देखिए, वैसे तो डायरेक्टली जरूरी नहीं है कि इससे क्वेश्चन हो, लेकिन इसके बिना आगे का जो कॉन्सेप्ट है क्लास 12th या फिर जो रिएक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसमें आपको काफ़ी परेशानी होने वाला है अगर आप इस टॉपिक को कवर नहीं करते हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको एक एक टॉपिक को पढ़ना होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो तार है वो बहुत पीछे से जुड़ा हुआ होता है, एक एक कॉन्सेप्ट पीछे से रिलेट करता है। फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसी बात नहीं है, वो नया टॉपिक शुरू होता है फिर नए बात हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नया चीज़ नहीं है। पीछे वाला क्लियर होगा तभी आगे क्लियर होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है आपकी थॉट, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्या थिंकिंग है आपको, कोई क्वेश्चन है उसमें आप किस तरह से उसको सोच पा रहे हैं, और कुछ नहीं। बस सोचने का तरीका सही होना चाहिए। तो वो जो सही होना चाहिए के लिए आपको ऑर्गेनिक के हर एक पहलू को बड़े ध्यान से देखना होगा, और उसका एक मूल मंत्र है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कि कीप रिवीजन, कंटिन्यूअसली आपको रिवीजन करते रहना होगा। ये टॉपिक्स समझ तुरंत जाते हैं, भूल भी उतना ही जल्दी जाते हैं, तो इसीलिए आपको लगातार रिवीजन में रखना होगा। और जब आपको हर एक चीज़ रिवीजन में होता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। देखिए, नाम क्या है इसका? किसी रिएक्शन में किसी चीज़ के चलते कोई इफेक्ट हो रहा है। अब जो चीज़ के लिए हो रहा है उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट किस तरह से इफेक्ट डालता है, सबसे इस चीज़ को हम समझाने के लिए हम पहले आपको एक रिएक्शन लिखते हैं और वहीं से इस चीज़ को समझाने का कोशिश करेंगे। मान लीजिए, वैसे आपको यहाँ पर रिएक्शन समझना नहीं है, बस हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल लेकर के, ये नहीं पूछ रहे रिएक्शन हो कैसे रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एसिड है, जैसे बेंजोइक एसिड हम मान लेते हैं कि है, थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर याद अगर होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड कहते हैं। अब एसिड है तो किससे रिएक्ट करेगा? बेस से रिएक्ट करेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम जो बेस लेते हैं OH- लेते हैं। बेस क्या करेगा? हाइड्रोजन को निकालेगा। बेस क्या करेगा? हाइड्रोजन को निकालेगा। जैसे कि H है, ये H प्लस बन के OH- के साथ एसोसिएट होगा। तो यहाँ पर बेंजीन के पास क्या बचता है? बेंजीन के पास बचता है COO-, बेंजोएट। अब यहाँ पर OH- इस H+ के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? H2O। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम करते हैं इस रिएक्शन को कॉपी, क्योंकि इसी में एक छोटा सा अंतर हमको दिखेगा। ठीक है, सॉरी ये हो गया कॉपी। अब यहाँ पर आपको हम बताते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं। यहाँ हम इसमें जोड़ देते हैं एक सब्स्टिट्यूएंट, जैसे NO2, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? NO2। अब एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताते हैं कि जैसे इसका रेट कांस्टेंट, इसके होने का जो रेट है, स्पीड है, उस पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट K1 पर डिपेंड करेगा, और इसके होने का रेट कांस्टेंट K2 है। देन प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जर्व्ड, प्रैक्टिकली
ये देखा गया प्रैक्टिकली कि K2 ग्रेटर देन K1। चलिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बड़े ध्यान से समझना है, फिर लिखना भी है इसको। तो देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट, ये क्या है? ये है तो ये कह रहे थे कि यहाँ इसका रेट कांस्टेंट क्या हो गया, इस तरह से हो गया। क्या हुआ इसमें? दोनों रिएक्शन लगभग सेम है, लेकिन इस रिएक्शन का रेट बढ़ गया। अब इस रिएक्शन का रेट क्यों बढ़ गया? क्यों कि यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट NO2 आ गया होगा। बाकी तो सब कुछ कॉमन है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ जाने की वजह से यही कुछ किया होगा। क्या किया होगा पता नहीं क्या किया, लेकिन ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया। जब कोई सब्स्टिट्यूएंट आकर के अपना इफेक्ट किसी रिएक्शन में डाल देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। तो अभी जो हम लोग बोल रहे थे कि कोई सब्स्टिट्यूएंट क्या किया, मतलब एक इफेक्ट किया, इसमें कोई प्रभाव डाला। अब उस प्रभाव को ही पढ़ने को सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ये इफेक्ट कैसे डाला होगा, क्या किया होगा इसमें? देखिए, अब चीज़ों को समझिए। ये जो इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन इफेक्ट तो बस दो ही तरह से हो सकता है। कोई ग्रुप अगर आया ना, कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर आया, तो वो या तो इलेक्ट्रॉन देगा या फिर इलेक्ट्रॉन लेगा। ये दो काम छोड़ करके और कोई काम नहीं होता है। ऑर्गेनिक में आप याद रखिएगा, एक बहुत ही बेसिक फंडा है। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, कोई भी फंक्शन ग्रुप आ जाए, वो क्या करता है? वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेने और देने का काम करता है। अगर आप इतना सा अगर आप समझ लेते हैं कि कौन फंक्शनल ग्रुप कितना इलेक्ट्रॉन लिया और कितना इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आपका लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यही सब चीज़ वहाँ पर याद करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर एक बताएंगे आपको सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट तीन तरह से, ऐसे तो चार तरह लिखता है, लेकिन तीन तरह इसका मेन होता है। देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट हैज 4 टाइप्स। मतलब इलेक्ट्रॉन लेने देने का जो तरीका होगा वो 4 तरीका होगा। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट होने का टाइप मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेने और देने का जो टाइप होगा वो कितने तरीका से होगा? 4 तरीका से होगा। अब वो 4 तरीका कौन कौन है? सबसे पहला हाइपर कंजुगेशन। हम बताएंगे एक एक करके कि ये क्या है। सभी का एक अपना अपना तरीका है इलेक्ट्रॉन देने और लेने का। तो पहला है हाइपर कंजुगेशन, दूसरा है इंडक्टिव इफेक्ट, फिर तीसरा होता है मेसोमेरिक इफेक्ट को हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। यानी कि एक बात स्पष्ट हो गया होगा कि अब मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए रेजोनेंस आना चाहिए। और जो चौथा है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये जितना भी इफेक्ट अभी आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, ये इफेक्ट और कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन के लेने और देने का एक तरीका है। किस तरीका से कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को लेता है या इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 4 इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। लेकिन अब इस 4 में अब हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हम लोग रिएक्शन के दौरान पढ़ेंगे, अभी इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो हमारा जो सबसे मेन फोकस होगा वो मेन फोकस होगा हाइपर कंजुगेशन पर, मेसोमेरिक पर और इंडक्टिव पर। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं हम लोग। सबसे पहला इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन। चलिए हाइपर कंजुगेशन देखते हैं क्या है। हाइपर कंजुगेशन, देखिए हाइपर कंजुगेशन
हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो सिग्मा और पाई के कंजुगेशन से होता है। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद आपको बड़े तरीका से हम आपको बताएंगे कि द ट्रांसमिटेंस ऑफ substituent effect, the transmittance of substituent effect through sigma pi conjugation, sigma pi conjugation। जब सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट कैसे हो, सिग्मा और पाई के कंजुगेशन से हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। कोई भी जो इफेक्ट आप पढ़ेंगे, चाहे आप हाइपर कंजुगेशन पढ़िए, चाहे इंडक्टिव पढ़िए, चाहे मेसोमेरिक पढ़िए, इसमें हम दो ही चीज देखते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे लिया, इलेक्ट्रॉन कैसे दिया, क्या तरीका है इलेक्ट्रॉन को लेने और देने का लेकर के। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लेने देने का तरीका है वो क्या है, सिग्मा पाई कंजुगेशन, सिग्मा पाई कंजुगेशन। ये परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। पहले तो ये भी लिख सकते हैं कि इट इज परमानेंट इफेक्ट, हमेशा होते रहता है, जब तक वो ग्रुप उसमें लगा हुआ है तब तक ये इफेक्ट होते रहेगा। इट इज परमानेंट इफेक्ट, ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट। दूसरा, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन को लेकर के चर्चा हो रही है। ऑल्सो इट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी होता है। तो पहले हाइपर कंजुगेशन का डेफिनेशन कि जब कोई सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट सिग्मा और पाई के कंजुगेशन से हो तो उसे हम हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कहते हैं। ये परमानेंट इफेक्ट होता है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी कहते हैं। उसके बाद इट इज लाइक रेजोनेंस बट नॉट रेजोनेंस। रेजोनेंस अगर याद होगा नहीं है तो जा करके रेजोनेंस लेक्चर को जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिए, ये समझने में काफ़ी इजी होगा। ऐसे हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कितना आसानी से आपको बता दें। तो देखिए, इसमें सिग्मा और पाई का कंजुगेशन होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि इट इज लाइक रेजोनेंस, ये रेजोनेंस जैसा ही चलता है, इट इज लाइक रेजोनेंस बट नॉट रेजोनेंस, लेकिन रेजोनेंस नहीं है, बट नॉट रेजोनेंस। इट इज लाइक रेजोनेंस बट नॉट रेजोनेंस, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड, हेंस इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसलिए इसको क्या कहा गया है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी हम इसको जानते हैं, सॉरी, नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये था हाइपर कंजुगेशन के बारे में कुछ लॉजिकल बात। अब आ जाते हैं हाइपर कंजुगेशन करते कैसे हैं। देखिए, पहले तो ये जानिए कि हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ पर होता है, तो देखिए, हाइपर कंजुगेशन अकर्स, याद रखना है इसको, हाइपर कंजुगेशन अकर्स इन, पहला अल्कीन में होता है, दूसरा अल्काइन में होता है, अल्काइन में, तीसरा कार्बोकेटायन में होता है, और चौथा फ्री रेडिकल में होता है। किस में होता है, फ्री रेडिकल में होता है। अल्कीन में, अल्काइन में, उसके बाद कार्बोकेटायन में, उसके बाद फ्री रेडिकल में। कभी भी याद रखिएगा कार्बेनायन में नहीं होता है, माने माइनस चार्ज जब कार्बन पर हो ना तो उसको कार्बेनायन कहते हैं, और जब प्लस चार्ज हो कार्बन पर तो उसको कार्बोकेटायन कहते हैं। बाद में हमको इसके बारे में भी पढ़ना है, तो अभी फिलहाल इतना ही जान लीजिए, कार्बन पर प्लस चार्ज तो कार्बोकेटायन, और कार्बन पर निगेटिव चार्ज तो कार्बेनायन। इन सभी में हाइपर कंजुगेशन होता है। तो पहले तो आपको ये जानकारी हो गई
कि हाइपर कंजुगेशन होता कहाँ पर, और जब ये पता हो गया कि हाइपर कंजुगेशन होता कहाँ पर है, तब हाइपर कंजुगेशन होता कैसे है। देखिए शुरू करते हैं। क्या चाहिए, सिग्मा पाई का कंजुगेशन। हम यहां लिख लेते हैं केस ऑफ अल्कीन, केस ऑफ अल्कीन। देखिए ये है केस ऑफ अल्कीन, समझिएगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ CH2H। देखिए कंजुगेशन को ऐसे समझिए, कंजुगेशन का मतलब कि जिसका जिसका कंजुगेशन आपको चाहिए ना, उसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। सिग्मा और पाई का कंजुगेशन चाहिए तो आप उसके बीच में क्या करिए, सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। तो यहाँ देखिए कि ये रहा ये पाई बॉन्ड और ये रहा यहाँ पर CH सिग्मा बॉन्ड। तो ये CH सिग्मा बॉन्ड और यहाँ ये पाई बॉन्ड के बीच में क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो हम समझेंगे कि ये क्या हो गया, कंजुगेशन हो गया। अब एक ही स्टेप है, बार बार आपको ऐसे ही करना होगा, फिक्स है स्टेप एकदम। आप ना इसको याद ही कर लीजिए सबसे अच्छा। क्या स्टेप है, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। जब ये सिकुड़ करके कार्बन पर आएगा तो माइनस चार्ज होगा और ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो एक नया बॉन्ड बन जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ से टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको और बेहतरीन ढंग से समझिए। पहले तो इसको लिख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस। ध्यान दीजिए ये बॉन्ड यहाँ के पाई बना लिया ये वाला, और यहाँ का पाई समेट कर यहाँ आया तो यह क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। ठीक है, तो इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। और एक और तरीका है इसको समझने का, ध्यान दीजिए। CH2 यहाँ है H, उसके बाद है CH डबल बॉन्ड CH2, यही था। तो जब हम यहाँ से H को तोड़ेंगे, ये H यहाँ से बाहर जाएगा तो कार्बन पर माइनस चार्ज होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि CH2 पर माइनस चार्ज आता है, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ से आपको रेजोनेंस तो आता होगा, माइनस ऐसे उतरेगा और ये यहाँ से शिफ्ट करेगा, तो देखिए यही वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो आप किसी तरह से आप याद रखिए, या तो आप ये स्टेप याद रखिए, सबसे बेहतर है। और ये कैसे हुआ है के लिए ये चीज़ समझ सकते हैं आप। हम कहते हैं आप ये स्टेप याद रखिए, कहीं भी C डबल बॉन्ड C देखिए तो उसके बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन होगा, उसको देखिए। ये है आपका C डबल बॉन्ड C और ये रहा इसके बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन। अगर कहीं भी है C डबल बॉन्ड C है और उसके बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन अगर है तो वो हाइपर कंजुगेशन करेगा। अब हाइपर कंजुगेशन करेगा कैसे, CH बॉन्ड टूट जाएगा, उसके बदला में पाई बॉन्ड बनेगा, अगला पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर के अगले एटम पर जाके माइनस चार्ज बना देगा। ठीक है, जैसे हम एक और एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए कि हम कोई रिंग सिस्टम ले लेते हैं, रिंग में भी इस चीज़ को देखा जा सकता है। जैसे ये पाई बॉन्ड है, अब इसमें हाइपर कंजुगेशन कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए ये हो गया पाई बॉन्ड और इसके बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन। इसके बगल वाला कार्बन कौन है, ये है कार्बन, ये है कार्बन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होगा। बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ा चुके हैं। तो देखिए C डबल बॉन्ड C, इसके बगल वाले कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन है ये। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन ऐसे टूटेगा, ध्यान दीजिए ये हाइड्रोजन ऐसे यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड अगले एटम पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पाई, यहाँ वाला शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया माइनस चार्ज। कोई कहेगा कि हम इधर वाले हाइड्रोजन से तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए वहाँ से करके दिखाते हैं। अगर इधर लेते हैं तो ये ऐसे आता, ये पाई बॉन्ड फिर इस पर शिफ्ट हो जाता। तो इसके लिए हम यहाँ स्ट्रक्चर लिख देते हैं कि यहाँ पाई होता और यहाँ माइनस होता। तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, ये दोनों लगभग मॉलिक्यूल क्या है, सेम है। ठीक है, उसके बाद C डबल बॉन्ड C अगर हम ऐसा दे देते हैं
और हम पूछे कि इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा कि नहीं, तो देखिए ये C डबल बॉन्ड C है, इसके बगल वाला ये हाइड्रोजन को मत ले लीजिएगा, ये हाइड्रोजन इसी का है, अल्कीन का ही है। हाइड्रोजन कौन चाहिए? अल्कीन के बगल में जो कार्बन होगा उसका हाइड्रोजन चाहिए। तो ये अल्कीन के बगल में ये कार्बन है और इस पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या होगा? हाइपर कंजुगेट होगा। तो इसमें नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल एटम कितना है? नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम जो है तो 3 इसमें है और 3 इसमें है, तो टोटल कितना है? 6 है। टोटल कितना है? 6 है। उसी तरह से यहां पर देखिए इसमें कितना है हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम, तो चलिए इसको गिनते हैं। ये पकड़ लीजिए अल्कीन, उसके बाद इसके बगल वाला कार्बन है कि ये हो गया, ये वाला एक कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन ये हो गया। अल्कीन के बगल वाला कार्बन पकड़िए और सभी कार्बन पर आप देख सकते हैं कि 3-3 हाइड्रोजन मिल जाएगा आपको, है ना? 3-3 हाइड्रोजन बन जाएगा। तो इसमें टोटल ये जो हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम है ना, इसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना? 6। तो इसमें हम अल्फा हाइड्रोजन अगर देखें तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा? 3 और 3 6 और 3 9, ये देख लीजिए। तो जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ज़्यादा अल्कीन का स्टेबिलिटी होगा। एक ये नया चीज़ हम लोग सीख लें। तो इससे क्या फ़ायदा है? अल्फा हाइड्रोजन निकालने से क्या फ़ायदा है? देखिए स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ जो अल्कीन है ये क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। ये काम आता है कहीं कहीं पर। तो देखिए अगर हम लिखें कि फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर, फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट में CH2 डबल बॉन्ड CH2। सोचते जाइएगा जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। चलिए तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा कि ये देखिए यहाँ तो अल्कीन है, इसके बगल में कोई कार्बन ही नहीं है। यहाँ पर ये रहा अल्कीन, इसके बगल में यहाँ 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये अल्कीन है, इसके बगल में ये कार्बन और ये कार्बन है। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 3। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 3 9, तो अल्फा हाइड्रोजन हो गया 9। अब देखिए स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? 3 2 1, तो ये हो गया 3 2 1, ये हो जाएगा स्टेबिलिटी। ठीक है। अब हाइपर कंजुगेशन पर हम चर्चा कर रहे हैं। हाइपर कंजुगेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। ये कैसे होता है समझिए। अब मान लीजिए कि CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ CH2 और नीचे है H। आप एरो का नोटेशन ऐसे लगाते हैं, ऐसे। तो आप देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये अल्कीन है, तो जो एरो का डायरेक्शन है, एरो का, वो किधर आ रहा है? अल्कीन की तरफ आ रहा है। C डबल बॉन्ड C की तरफ आ रहा है, एरो इधर आ रहा है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को धकेला जा रहा है किसके तरफ? अल्कीन की तरफ। तो इससे इस बात का स्पष्टीकरण हो जाता है कि हाइपर कंजुगेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। ठीक है, यानी कि हाइपर कंजुगेशन डोनेट इलेक्ट्रॉन, हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? डोनेट कर रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, कॉपी में नोट करते जाइएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू हाइपर कंजुगेशन,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी जो होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी किस पर डिपेंड करेगा? जितना कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन है। मिथाइल ग्रुप एक्ट एज डोनर, CH3 जो है एक्ट एज डोनर थ्रू हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन के द्वारा। ठीक है, फटाफट लिखते जाना है। CH3 कैसा बिहेव करता है? डोनर की तरह बिहेव करता है। किसके द्वारा? हाइपर कंजुगेशन के द्वारा। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन टूट टूट करके माइनस चार्ज देगा, आगे के तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा। तो हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए हम पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑर्डर बताइए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑर्डर ऑफ, पहला में CH3, दूसरा में CH2CH3, तीसरा में 2 CH3 लगा देते हैं। सोचते जाना है। ये देखिए, ध्यान दीजिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर पूछना है। अब आपको लगेगा कि इसमें ज़्यादा CH3 है तो ज़्यादा डोनेट होगा, वैसे नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सब में C डबल बॉन्ड C लगा लीजिए, सब में जो बॉन्ड खाली है उसमें लगा लिए, और चेक करना है कि इस C डबल बॉन्ड C को कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो जो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रखेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। C डबल बॉन्ड C के बगल में हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3। यहाँ देखिए तो C डबल बॉन्ड C के अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा? 2। यहाँ C डबल बॉन्ड C के बगल में 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा 1। और यहाँ पर C डबल बॉन्ड C के बगल में अल्फा हाइड्रोजन, तो कार्बन पर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, सिर्फ CH3 है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा 0। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा किसका होगा? CH3 का होगा। और यहाँ पर देखिए, इसको हम पढ़ते हैं अल्काइल। क्या पढ़ते हैं? अल्काइल। ये है 1 डिग्री अल्काइल, और ये है 2 डिग्री अल्काइल, और ये है 3 डिग्री अल्काइल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 अल्काइल लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? 2 अल्काइल लगा हुआ है। तो अल्काइल है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है। हायर डिग्री देख रहे हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तो इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑर्डर होगा वो 4 का सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा 3 का, उससे ज़्यादा 2 का, उससे ज़्यादा 1 का। यानी कि यहाँ पर हम एक जनरल ऑर्डर लिखते हैं। तो जनरल ऑर्डर क्या हो जाएगा? अल्काइल का सबसे ज़्यादा, उसके बाद 1 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री का, और उसके बाद 3 डिग्री का। ये एक जनरल ऑर्डर है हाइपर कंजुगेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो ये अभी हम बात किए कि हाइपर कंजुगेशन के द्वारा किस तरह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन खाली डोनेट ही नहीं होता है, एक्सेप्ट भी होता है, यानी कि रिवर्स हाइपर कंजुगेशन भी पॉसिबल है। कैसे? देखिए, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन 2 तरह का होगा। हाइपर कंजुगेशन 2 तरह का होगा। एक होगा प्लस H, H मीन्स हाइपर कंजुगेशन, नॉट हाइड्रोजन, एंड माइनस H। जब भी प्लस लगे तो ये इंडिकेट करता है डोनर, जब भी प्लस लगे तो ये क्या इंडिकेट करेगा? डोनर, और माइनस लगे तो क्या इंडिकेट करेगा? एक्सेप्टर। ये बात याद रख लीजिए, डोनर एंड एक्सेप्टर। तो हाइपर कंजुगेशन में दोनों काम होता है,
डोनेशन भी होता है, एक्सेप्टेंस भी होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी होता है। डोनेट होगा तो वहाँ पर साइन आएगा प्लस से, जैसे CH3 अभी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। जितने भी अल्काइल ग्रुप है हाइपर कंजुगेशन के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही करेंगे, और उसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो क्षमता है, वो उसके अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होगा। इसलिए एक जनरल ऑर्डर भी अभी लिखे थे कि अल्काइल का सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा आता है। 1 डिग्री में तो कार्बन एक आ जाता है, 2 हाइड्रोजन बचता है। 2 डिग्री में 2 अल्काइल आ जाता है और 1 हाइड्रोजन बचता है। 3 डिग्री में 3 अल्काइल आता है, हाइड्रोजन होता ही नहीं उसमें। तो ये ऑर्डर वहाँ पर बताया गया है। तो प्लस H मतलब हाइपर कंजुगेशन में 2 चीज़ हो जाता है, एक प्लस H और एक माइनस H। अब चलिए माइनस H, प्लस H तो हम लोग सीख चुके हैं। माइनस H कब होता है? ये होता है इन केस ऑफ क्लोरीन ओनली, इन केस ऑफ क्लोरीन Cl ओनली। जब Cl आ जाएगा तब जाके क्या होता है, निगेटिव इफेक्ट होता है। कैसे होता है इसको भी देखते हैं। C डबल बॉन्ड CH2 और मान लीजिए कि यहाँ पर 3 क्लोरीन इस तरह से दिखा दिए। देखिए H था तो H का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम था तो इसके इलेक्ट्रॉन को कार्बन ले लिया था। यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड जब टूटेगा तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचने का क्षमता ज़्यादा है। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन जब खींच लेगा तो कार्बन पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। देखिए Cl यहाँ पर प्लस चार्ज हो, कोई भी क्लोरीन तोड़ करके आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब देखिए तो क्या हो रहा है, माइनस होता था तो उसको इलेक्ट्रॉन मिलता था, लेकिन प्लस बना तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। तो देखिए तो अल्कीन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है या अल्कीन से इलेक्ट्रॉन ले लिया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि अल्कीन से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अल्कीन को एक्सेप्ट कर रहा है, अल्कीन के इलेक्ट्रॉन को। मतलब ये रिवर्स हाइपर कंजुगेशन है। माइनस H इफेक्ट को क्या बोलते हैं, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, उल्टा हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर लिया। और जब H हुआ करता था, ध्यान दीजिए, तो यहाँ माइनस हुआ था ऐसे, और तब इस केस में माइनस ऐसे आता था, अल्कीन के तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता था। इसमें अल्कीन से इलेक्ट्रॉन ले लिया जा रहा है, तो दोनों बात में अंतर है। तो यहाँ पर हुआ माइनस H और यहाँ हुआ प्लस H। माइनस H होना ठीक बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसका जो ऑक्टेट होता है ना वो क्या होता है, इनकम्प्लीट। ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट। आप गिन सकते हैं, 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, 3 बॉन्ड पर 6 इलेक्ट्रॉन आता है। और यहाँ पर देखिए 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, अब माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका कंप्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट। इसका मतलब कि ये हाइपर कंजुगेशन करेगा तो लीस्ट स्टेबल बनेगा और ये करेगा तो मोस्ट स्टेबल। क्योंकि मोस्ट स्टेबल क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और लीस्ट स्टेबल क्यों, क्योंकि इसका प्लस चार्ज आ जाता है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अगर कहीं पर भी प्लस H हो रहा है और माइनस H हो रहा है तो उसमें प्लस H का प्रायोरिटी क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। प्लस H का स्टेबिलिटी माइनस H के स्टेबिलिटी से बेहतर होगा। तो ये चीज़ ध्यान देना है। अब एक और चीज़ आपको हम बताते हैं कि अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन है और अब अगर हाइपर कंजुगेशन पूछा गया कि इसमें तो क्लोरीन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो बताइए क्या करें, प्लस H करें या माइनस H करें। देखिए माइनस H होने से तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है, तो हर संभव मॉलिक्यूल कोशिश करेगा कि हम माइनस H इफेक्ट ना करें। ठीक है, यहाँ पर जब तक एक भी हाइड्रोजन मौजूद है तब तक वहाँ पर माइनस H नहीं होगा, तब तक वहाँ पर प्लस H ही होगा। माइनस H तभी होता है जब प्लस H की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर ये पूरा ग्रुप क्या करेगा, प्लस H इफेक्ट करेगा। ठीक है,
नॉट माइनस एच इफेक्ट, ये एकदम ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए कि अब वहां पर हाइड्रोजन है ही नहीं, इस तरह के सिचुएशन में पूरा तीनों क्लोरीन ले लिए, सॉरी क्लोरीन से भर दिए इसको, H है ही नहीं इसको यहाँ पर, तो अब ये क्या करेगा, तो यहाँ पर माइनस एच इफेक्ट ओनली होगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस एच इफेक्ट खाली होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक भी H नहीं है। मतलब अगर हम आपको लिखें कि CH3 क्या करेगा, CHCl3 क्या करेगा, CH2Cl क्या करेगा, उसके बाद CCl3 क्या करेगा, तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन है तो प्लस H, यहाँ हाइड्रोजन है तो प्लस H, यहाँ भी हाइड्रोजन है तो प्लस H, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो ये माइनस H करेगा। ये चीज़ याद रखना है आपको। फिर याद रखिएगा कि CF3, CBr3, CI3 डू नॉट हैव माइनस एच इफेक्ट, ये हाइपर कंजुगेशन में भाग नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऑर्बिटल उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, ऑर्बिटल उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है, इसलिए इसके माइनस एच इफेक्ट नहीं होते हैं। सिर्फ क्लोरीन के साथ होता है और हाइड्रोजन के साथ होता है। तो ये था हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन दो तरह के, हाइपर कंजुगेशन से कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, एक्सेप्ट होता है, सिग्मा और पाई के कंजुगेशन से। एक बार फिर से आपको बता दें कि CH डबल बॉन्ड, ये अल्कीन का केस था, इसमें हम कार्बन लिए थे, उसमें हाइड्रोजन लिए थे, ये हाइड्रोजन ऐसे गया था और ये ऐसे गया था, और तब जा कर के CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH2 माइनस, ऐसे। तो हमेशा हाइपर कंजुगेशन ऐसे ही होगा, ये एकदम फिक्स चीज़ है, इसको एकदम याद कर लीजिए। चाहे ओपन हो, चाहे रिंग हो, चाहे कहीं पर भी हो, ऐसे ही इसमें हाइपर कंजुगेशन होता है। हाइपर कंजुगेशन दो तरह का होता है, एक प्लस H, एक माइनस H, एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। ठीक है, अब चलिए हाइपर कंजुगेशन में अगर हम बेंजीन में बात करें, बेंजीन में, इसके लिए आपको रेजोनेंस याद होना चाहिए। यहाँ पर हम लगा दिए CH3, तो ध्यान दीजिए हाइपर कंजुगेशन होगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये ऐसे शिफ्ट होगा, है ना। तो इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड CH, फिर माइनस ऐसे आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, क्या करें, और यहाँ पर ये पाई हो जाएगा, और ये पाई यहाँ पर शिफ्ट होगा माइनस, फिर ये माइनस ऐसे उतरेगा, फिर ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये माइनस होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये CH3 क्या कर रहा था, प्लस H इफेक्ट कर रहा था, प्लस H इफेक्ट। तो प्लस H इफेक्ट होने से ऑर्थो, ये कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है। देखिए ये क्या है, ऑर्थो पोजीशन है, ये है मेटा पोजीशन, ये है पारा पोजीशन, फिर ये है मेटा, फिर ये ऑर्थो। तो प्लस H इफेक्ट कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया, ऑर्थो पोजीशन पर बढ़ाया और पैरा पोजीशन बढ़ाया। तो प्लस H इफेक्ट increases electron density, increases electron density at ortho and para position। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत काम का है, आगे काम पड़ेगा कि प्लस H इफेक्ट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन आपको बताए, हाइपर कंजुगेशन के साथ हाइपर कंजुगेशन वर्सेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का एक टॉपिक यहाँ पर हुआ करता है। हाइपर कंजुगेशन वर्सेस हीट ऑफ
हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हाइपर कंजुगेशन में और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में क्या अंतर है? देखिए, दोनों पाई बॉन्ड की वजह से होता है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? देखिए, तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है कि जैसे कोई अल्कीन हो, इसमें हम हाइड्रोजन को जोड़ते हैं निकेल कैटलिस्ट डाल करके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन ऐड होता है तो यहाँ पर कुछ हीट आपको बाहर निकलता है और इसी हीट को हम लोग कहते हैं हीट ऑफ क्या? हाइड्रोजिनेशन। इसी को क्या कहते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, जिसको कि हम डेल्टा H से लिखते हैं। अब बात यह है कि हाइपर कंजुगेशन भी होता है पाई बॉन्ड से और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन भी होता है पाई बॉन्ड के वजह से। तो एक बार में दोनों नहीं होगा, या तो हाइपर कंजुगेशन होगा और नहीं तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगा। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, ये ऑर्डर जरूर याद रखें। दोनों एक दूसरे के उल्टा होगा, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि फाइंड डेल H एंड हाइपर कंजुगेशन ऑर्डर। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अभी हम खाली अल्कीन पर बात कर रहे हैं, अभी हम खाली अल्कीन पर बात कर रहे हैं। आगे हम कार्बोकेटायन पर बात करेंगे, फ्री रेडिकल पर भी लिखना सिखाएंगे, सब पर बात करेंगे। तो देखिए, डेल H ऑर्डर, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। सोचिए इस क्वेश्चन में डेल H ऑर्डर क्या होगा और हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर क्या होगा। क्या करते हैं, पहले हम लोग हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर लिखते हैं। हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर। अब हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर लिखेंगे कैसे? तो देखिए, यहाँ ये अल्कीन है, यहाँ ये अल्कीन है, यहाँ ये अल्कीन है और यहाँ ये अल्कीन है। अल्कीन के बगल में कुछ और भी चीज़ है। अल्कीन के बगल में है CH3, यहाँ है 2 जगह CH3, यहाँ है 4 जगह CH3। तो आपको क्या करना है? अल्फा हाइड्रोजन मेंशन करना है। इस केस में अल्फा हाइड्रोजन है 12, इस केस में अल्फा हाइड्रोजन है 6 और इस केस में अल्फा हाइड्रोजन है 3 और इस केस में अल्फा हाइड्रोजन है 0। तो अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर आ जाएगा। क्या आएगा? ऑर्डर आएगा 4 3 2 1। तो उसी तरह से डेल H ऑर्डर क्या होगा? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि उल्टा होता है। जो हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर होगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डेल H का ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये हो गया हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन वर्सेस हाइपर कंजुगेशन। उसी तरह से अब हम देखते हैं हाइपर कंजुगेशन वर्सेस बॉन्ड लेंथ। हाइपर कंजुगेशन से बॉन्ड लेंथ में फर्क पड़ता है कैसे? देखिए, हाइपर कंजुगेशन वर्सेस बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं कि CH2 और ये H बॉन्ड है, फिर CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH2 H बॉन्ड है और CH2 CH3। देखिए, यहाँ पर ये हाइपर कंजुगेट करेगा, जबकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेट नहीं करेगा। हाइपर कंजुगेबल एटम है ये क्या है? हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। कौन? ये हाइड्रोजन। जबकि ये हाइड्रोजन जो है
ये हाइपर कंजुगेबल नहीं है, नो हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। तो आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेबल नहीं है ये तो यहां से इलोंगेट करेगा, टूटेगा, है ना। ये यहां से टूटने का मतलब क्या हुआ, इलोंगेट किया, तो ये इलोंगेट करेगा यहां से, तो ये इलोंगेट करेगा, यहां से ये इलोंगेट करेगा तब ना टूटेगा, जबकि यहां पर ये टूट नहीं रहा है, ये नहीं टूट रहा है। तो इसमें हाइपर कंजुगेशन के कारण इसका टूटना हो रहा है, तो इलोंगेशन हो रहा है। तो यहां पर लिखेंगे कि CH बॉन्ड इलोंगेटेड, CH बॉन्ड इलोंगेटेड। तो अगर हम इसको फर्स्ट और सेकंड लिख ले तो ध्यान दीजिए, दोनों में जो CH बॉन्ड लेंथ ऑर्डर होगा वो क्या होगा, अंतर होगा। ये टूटेगा तो इलोंगेट करेगा, स्ट्रेच करेगा, जबकि ये नहीं टूटेगा, इसमें तो कोई हाइपर कंजुगेशन हो ही नहीं रहा है, ये जितना है उतना ही रहेगा। तो इसीलिए फर्स्ट वाले का CH बॉन्ड बड़ा होगा एज कंपेयर टू सेकेंड वाले का, ठीक है। तो ये एक बॉन्ड लेंथ को भी प्रभावित करता है हाइपर कंजुगेशन। तो आज जो हाइपर कंजुगेबल का जो भी कॉन्सेप्ट हमने देखा वो अल्कीन में देखा है। इसी तरह से सिमिलर कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कार्बोकेटाइन के लिए, फ्री रेडिकल के लिए, और फिर उस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर आगे के इफेक्ट्स को भी दिखाएंगे। तो आज हम सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट आपको बताया कि ये क्या होता है। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन लेने देने को बोलते हैं। कोई ग्रुप किस तरह से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं जो तरीका है वो हाइपर कंजुगेशन का है, मतलब एक हाइपर कंजुगेशन तरीके से इलेक्ट्रॉन का किस तरह से डोनेशन होता है या फिर एक्सेप्टिंग होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।